नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। चलिए, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी साहित्य होता क्या है, साहित्य कहते किसे। तो देख लेते हैं साहित्य किसे कहते हैं। तो समधन हित, समधन हित्य। सम माने यानी सम का अर्थ होता है समान, हित मतलब हित यानी जहां सबके लिए समान हितों की बात की जाए उसे क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। अर्थात जो सबके समान हित की बात करता है उसे क्या कहते हैं, साहित्य। ठीक, अब देखिए हिंदी साहित्य की बात की जाए तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, अगर हिंदी साहित्य की इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास, अगर हिंदी साहित्य के इतिहास की बात की जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो परंपरा हमको दिखाई देती है यह 15वीं शताब्दी से दिखाई देती है। लगभग 15वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य की परंपरा हमको दिखाई देती है। और हिंदी साहित्य में सबसे पहले इतिहास लेखन की बात की जाए तो सबसे पहले इतिहास लेखन की बात करते हैं गोकुलनाथ। ये गोकुलनाथ कोई और नहीं थे, गोकुलनाथ विठलनाथ के पुत्र थे। गोकुलनाथ कौन थे? तो गोकुलनाथ विठलनाथ के पुत्र थे। ये विठलनाथ कोई और नहीं थे बल्कि विठलनाथ कौन थे, वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ये वल्लभाचार्य के पुत्र, और ये कौन थे, इनके पुत्र थे। और अगर वल्लभाचार्य की बात की जाए तो वल्लभाचार्य कोई और नहीं थे, वल्लभाचार्य बल्कि सूरदास के गुरु थे। यानी ये क्या थे, गुरु थे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ, विठलनाथ के पुत्र कौन थे, गोकुलनाथ। यानी गो विठलनाथ कोई और नहीं थे। विठलनाथ की बात की जाए तो जिन्होंने अष्ट छाप की स्थापना किया, इन्होंने क्या किया था, अष्ट छाप की स्थापना किया था। अष्ट छाप में कुछ और नहीं थे, अष्ट छाप में चार शिष्य वल्लभाचार्य के थे। ठीक, और जो चार शिष्य थे वो विठलनाथ के थे। यानी विठलनाथ ने अपने चार शिष्यों को लेकर और अपने पिता यानी वल्लभाचार्य जी के चार शिष्यों को लेकर अष्ट छाप की स्थापना किया। अष्ट छाप में कुल 8 कवि थे, जिसमें अगर प्रमुख कवि की बात की जाए तो अष्ट छाप के प्रमुख कवि जो थे वो कौन थे, सूरदास थे। अभी तक हम आपका परिचय किससे करा रहे हैं, गोकुलनाथ से। यानी गोकुलनाथ थे कौन, और ये सूरदास कोई और नहीं थे। सूरदास यानी जिसको आप वात्सल्य रस का जनक कहते हैं। जिसे आप वात्सल्य रस का जनक कहते हैं वो सूरदास जी हैं। यानी अंधे ने वात्सल्य की कोना कोना भर डाला, वो कौन है, सूरदास जी हैं। यानी गोकुलनाथ विठलनाथ के पुत्र थे, विठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे, वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। सूरदास कोई और नहीं थे, सूरदास वात्सल्य रस के जो जनक थे वही सूरदास जी थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया। और विठलनाथ की बात की जाए तो विठलनाथ ने अष्ट छाप के कवियों की स्थापना किया था। अष्ट छाप में बहुत ज्यादा नहीं, 4 कवि किसके थे, विठलनाथ के थे। और 4 कवि इनके पिता कौन, वल्लभाचार्य के शिष्य थे।
और इसके प्रमुख कवि कौन थे? सूरदास जी। चलिए ये चीज हो गया। अब देखिए जो गोकुल नाथ जी थे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की बात हम कर रहे हैं, यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास था इसके लेखन की परंपरा कब से शुरू हुई? तो लेखन की परंपरा 15वीं शताब्दी से आपका बताया जा सकता है, लगभग 15वीं सदी से शुरू होता है। अब देखिए 15वीं सदी से जब शुरू होता है तो सबसे पहले गोकुल नाथ जी आते हैं और इन्होंने लिखा 84 वैष्णवन की वार्ता। इन्होंने क्या लिखा? 84 वैष्णवन की वार्ता लिखा। और 84 वैष्णवन की जो वार्ता इन्होंने लिखा, उस वार्ता में कोई और नहीं थे, उस वार्ता में 84 शिष्य थे। वो 84 शिष्य इनके दादा, यानी पिता, पिता के पिता दादा, यानी इनके दादा कौन? वल्लभाचार्य। इन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता में अपने दादाजी वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का उल्लेख किया। वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का उल्लेख किया। इन्होंने वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का उल्लेख किया, लेकिन इस वैष्णव की वार्ता में, जो 84 वैष्णव की वार्ता थी, इसमें किसी भी चीज का कालक्रम दर्शाया नहीं गया, यानी इसमें जो है ईसवी सन इत्यादि के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हमारे विद्वान क्या करते हैं, प्रमाणित तौर पर हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं मानते। ठीक। फिर इसी के बाद गोकुलनाथ ने एक और ग्रंथ लिखा, 200 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता। अब क्या हुआ, इन्होंने जो 252 वैष्णवन की वार्ता लिखी, 252 हिंदी में लिख देते हैं, 252 वैष्णवन की वार्ता जो लिखी, इसमें इन्होंने किसी और का उल्लेख नहीं, बल्कि अपने पिता यानी विठल नाथ के, अपने पिता यानी विठल नाथ के 252 शिष्यों का उल्लेख किया। इन्होंने अपने पिता यानी विठल नाथ जी के 252 शिष्यों का उल्लेख किया। कौन किया? तो गोकुलनाथ जी ने किया। यानी यहाँ भी इन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता में अपने दादाजी के 84 शिष्यों का उल्लेख किया, 252 वैष्णव की वार्ता में अपने पिता विठल नाथ के 252 शिष्यों का उल्लेख किया, लेकिन दोनों में इन्होंने वही गलती किया। यानी यहाँ भी इसका कालक्रम नहीं था और यहाँ भी इसका कालक्रम नहीं था, दोनों जगह इनका वही काम। अब क्या होता है कि इन्होंने इतना लिखा, लेकिन अब इनके बाद एक और विद्वान आते हैं। ये गोकुलनाथ की बात थी कि गोकुलनाथ जी ने क्या क्या किया, और गोकुलनाथ कौन थे आपको पता हो गया। अब इनके बाद एक और विद्वान आते हैं, उनके बारे में देखते हैं। चलिए, अगर ये समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए, अब देखते हैं, अगर बात की जाए तो हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में जो दूसरे विद्वान आते हैं, वो आते हैं अग्रदास, सॉरी नाभादास। नाभादास
अब नाभादास कोई और नहीं थे, बल्कि नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। ये अग्रदास के क्या थे? शिष्य थे। और अग्रदास किस संप्रदाय से? राम भक्ति से संबंधित थे, और इन्होंने राम को रसिकमय बना दिया था। ठीक। अब जो नाभादास आते हैं, इन्होंने क्या किया, एक ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ का नाम बताया जाता है भक्तमाल। भक्तमाल। अब क्या किए इन्होंने? भक्तमाल लिखा। अग्रदास के शिष्य नाभादास थे, अग्रदास कोई और नहीं थे, इन्होंने राम को रसिकमय बनाने का कार्य किया था। ठीक। अब भक्तमाल लिखते हैं, भक्तमाल में इन्होंने कितना लिखा? 200 भक्त कवियों का वर्णन किया। 200 भक्त कवियों का वर्णन। देखिए बहुत ज्यादा डीप हमको जाना नहीं, हमको ऊपर से ही देखते हुए चलना है, क्योंकि ये आपका जो क्लास है ये आपके सिलेबस को देखते हुए क्लास चल रहा है। ठीक। तो इसलिए बहुत ज्यादा डीप में हमें नहीं जाना है। ठीक। तो इन्होंने क्या किया? 200 भक्त कवियों का वर्णन किया, और 200 भक्त कवियों के वर्णन में इन्होंने कोई भी कालक्रम का निर्धारण नहीं किया। वही गलती इन्होंने किया। लेकिन हम जब देखते हैं इसके बाद 19वीं शताब्दी से, लगभग 19वीं शताब्दी की बात की जाए, तो आते हैं गारसा द तासी। सबसे पहला विद्वान गारसा द तासी। तीसरे नंबर पे जो विद्वान आते हैं गारसा द तासी। ये जो गारसा द तासी जी आते हैं, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा इस्तवार दला लिटरेच्यूर। इस्तवार दला लिटरेच्यूर हिंदुई हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी इस्तवार दला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा। और इस ग्रंथ में सोचिए, यह ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया, और इस ग्रंथ में कुल 738 कवियों का उल्लेख किया गया। 738 कवियों का उल्लेख कौन किया? गारसा द तासी जी ने किया। और 738 कवियों में इन्होंने बताया, देखिए भारतीय विद्वान नहीं थे, ये एक विदेशी विद्वान थे। इन्होंने 738 कवियों में बताया कि भारत में हिंदी के महज 72 कवि इनको मिले, बाकी सभी कवि उर्दू के। यानी अब देखिए, हाँ, इन्होंने 738 कवियों को 72 कवि बताए। यानी इस्तवार द लाल हिंदुस्तानी में इन्होंने 72 कवि बताए हिंदी के, और 738 कवियों का उल्लेख किया। अब देखिए, भाषा हिंदी और जो ग्रंथ है वो हिंदुस्तानी होना चाहिए, लेकिन लिखता कौन है? एक विदेशी आकर लिखता है, और वो भी किस भाषा में लिखता है? अपने भाषा में, यानी फ्रेंच में लिखता है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया, अब वो किस में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। अब इनके बाद एक और विद्वान आते हैं, चौथी बात, मौलवी करीमुद्दीन। अब मौलवी करीमुद्दीन जी आते हैं, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। किस नाम से? सुवराई अहिंदी। सुवराई अहिंदी। अब इन्होंने सुवराई अहिंदी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें इन्होंने 1004 कवियों का उल्लेख किया। इन्होंने 1004 कवियों का उल्लेख किया, और बताया कि इसमें महज 62 कवि हिंदी के हैं। यानी इन्होंने तो 72 कवि बताया, और इन्होंने बता दिया कि इसमें महज 62 कवि हिंदी के हैं। सोच लीजिए, ग्रंथ लिखा जा रहा है हिंदी का, लिख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक, और वो भी
1004 कवियों का उल्लेख, जिसमें से महज 62 कवि किसके मिलते हैं आपके? हिंदी के। लेकिन अब इनके बाद भी एक भारतीय विद्वान आता है। अभी ये देखिए उर्दू में लिखा गया ग्रंथ था, ये ग्रंथ किस में लिखा गया? तो उर्दू में लिखा गया। लेकिन अगर कहा जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो हिंदी में प्रथम बार लिखा गया, उसे लिखते हैं शिव सिंह सेंगर जी। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर। अब हिंदी में देखिए शिव सिंह सेंगर जी आते हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा वह हिंदी में लिखा, यानी हिंदी में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम लिखने वाला इतिहास कौन थे? वो शिव सिंह सेंगर जी थे। और इन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा वो शिव सिंह सरोज के नाम से लिखा, शिव सिंह सरोज के नाम से, शिव सिंह सरोज। और शिव सिंह सरोज में इन्होंने 1000 कवियों का उल्लेख किया। और धन्यवाद कहिए इस हिंदुस्तानी विद्वान का, इन्होंने 1000 कवियों का उल्लेख किया और सिद्ध करके दिखा दिया कि 1000 पूरे के पूरे कवि किसके हैं? हिंदी के हैं। यानी अब देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा, इन्होंने देखिए जब गारसा द तासी आते हैं, इन्होंने लिखा इस्तवार द लाल इत्रित्यूर हिंदुई हिंदुस्तानी में। हिंदुई हिंदुस्तानी में इन्होंने 738 कवियों का उल्लेख किया और 738 कवियों में इन्होंने बताया कि महज 72 कवि हिंदी के हैं। लेकिन जब मौलवी करीमुद्दीन जी आते हैं, इन्होंने 1004 कवियों का उल्लेख किया और 1004 कवियों में इन्होंने बताया कि महज 62 कवि हिंदी के हैं। सोचिए, और यह हिंदी में न लिखकर किस में लिखे थे? फ्रेंच में लिखे हैं। ये हिंदी में न लिखकर उर्दू में लिखे हैं, ठीक। और वो भी सुराई हिंदी के नाम से, इसमें इन्होंने 62 कवि बताए। लेकिन धन्यवाद आपके हिंदुस्तान राजस्थान के रहने वाले शिव सिंह सेंगर जी को। शिव सिंह सेंगर जी आते हैं और हिंदी साहित्य का हिंदी में लिखा गया इतिहास सबसे पहली बार हिंदी में लिखते हैं। और इन्होंने बताया, शिव सिंह सरोज नाम के पुस्तक में इन्होंने साहित्य के इतिहास में बताया कि 1000 कवियों का मैं उल्लेख कर रहा हूं, और जो उल्लेख कर रहा हूं इस 1000 कवि पूरे के पूरे किसके हैं? हिंदी के हैं। यानी भारत में उर्दू नाम की कोई भाषा नहीं, पूरे के पूरे कवि किसके? हिंदी के, ठीक। अब इसके बाद ये देखिए हिंदी साहित्य लेखन की जो परंपरा चली, यहाँ पर वास्तविक शुरुआत किसी ने नहीं किया। यानी सभी ने कालक्रम का विभाजन किसी ने छोड़ दिया, किसी ने क्या किया, सनों को छोड़ दिया, अलग अलग इन्होंने गलतियां करते हैं। ये सब क्या की गलती करते रहेंगे। लेकिन इसके बाद 19वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत होती है। हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत, अगर आपसे पूछता है हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत कब से होती है, तो हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत 19वीं शताब्दी से होती है। यानी हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत 19वीं शताब्दी से होती है। इसको हम अगले भाग में पढ़ते हैं। यानी वास्तविक शुरुआत को हम लोग पुनः देखते हैं कि वास्तविक शुरुआत क्या है, ठीक। ठीक, आज इतना ही। आगे की वीडियो में हम लोग पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।